मैं अरुण मेहता, आप सब मोरल परिवार के सभी सदस्यों को हमारा प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। आज दोस्तों, चलिए हम लोग कुछ ऐसी बात करते हैं जो कि आप सब अनेकानेक लीडर्स मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज में काफ़ी संख्या में हैं और नई नई ज्वाइनिंग के साथ कई डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ज्वाइन करते हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे कि मैनेजर, कई ऐसे मैनेजर्स हैं और हर मार्केटिंग के हर सेगमेंट्स में मैनेजर्स होते ही होते हैं। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज में भी अनेक ब्रांचेस कई कई स्टेट्स में हैं और इन सभी स्टेट्स में ब्रांच मैनेजर भी होते हैं। ब्रांच मैनेजर के अलावा कॉरपोरेट ऑफिस में भी अलग अलग सेगमेंट्स के अलग अलग मैनेजर हैं और उसी तरह दुनिया की हर इंडस्ट्री में, हर क्षेत्र में, हर सेगमेंट में मैनेजर्स भी होते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैनेजर्स होते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि मैनेजर क्या लीडर होते हैं और लीडर क्या मैनेजर होते हैं? बड़ा एक इंटरेस्टिंग, मुझे याद है कि एक बार मैं एक क्लास ले रहा था लीडरशिप पे, तो वहाँ मुझे एक एग्जीक्यूटिव ने एक क्वेश्चन उन्होंने किया कि क्या महात्मा गांधी मैनेजर थे या इफेक्टिव लीडर थे? अब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? महात्मा गांधी नो डाउट बहुत ही बड़े, बहुत ही इफेक्टिव लीडर दुनिया में माने जाते हैं और उनमें मैनेजमेंट की भी कभी अभूतपूर्व क्षमता थी। यानी आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी, जो हमारे अति आदरणीय महात्मा गांधी जो कि राष्ट्रपिता हैं, उनमें मैनेजमेंट के अलावा लीडरशिप भी थी। यानी कि वो एक अच्छे मैनेजर भी आप कह सकते हैं और एक अच्छे लीडर भी आप कह सकते हैं। अगर हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का वक्तव्य देखें या उनका स्टेटमेंट देखें हमारे महात्मा गांधी जी के बारे में, तो उनका कहना था कि महात्मा गांधी एक मैनेजमेंट गुरु थे। कम कमाल के मैनेजमेंट गुरु थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो लीडरशिप होती, तो ये लीडर्स और मैनेजर बेसिकली अंतर क्या है? देखिए, मैनेजर्स जो होते हैं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी डिपार्टमेंट के, किसी भी ब्रांच के, किसी बैंक में या किसी इंडस्ट्री के ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में या किसी भी जगह, जो मैनेजर्स होते हैं उनकी एक लिमिटेशन होती है। मैनेजर का एक स्फेयर होता है और मैनेजर अपने काम से को, जो भी उनके वर्क्स होते हैं, वो रूटीन वे में उसे पूरा करते हैं प्रायोरिटीज के हिसाब से। यहाँ कई काम तो ऐसे होते हैं कि जो उन्हें एवरीडे करना पड़ता है, जो ऑपरेशनल वर्क होता है। दूसरी चीज कि मैनेजर के अंदर में भी लीडरशिप की प्रतिभा जब होती है, तो वो अपने टीम को बहुत ही शानदार तरीके से परिभाषित करते हैं, लेके चलते हैं, टीम स्पिरिट जगाते हैं और एक बड़ा ही कमाल का डिवोशनल डेडिकेशन और इन्वॉल्वमेंट उस टीम में पैदा हो जाता है। और ये मैनेजर के कारण होता है कि जब किसी मैनेजर में लीडरशिप की भी प्रतिभा हो, लीडरशिप के भी जो क्वालिटीज होती हैं, जो गुण होते हैं, वो भी उनके अंदर हो। तो मैनेजर के एक लिमिटेशंस हैं, वो सर्टेन रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी के अंदर काम करते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी जो भी जिस चीज़ के लिए वो अकाउंटेबल हैं, वो उनका फोकस्ड वर्क होता है और साथ साथ में कई तरह के ऑपरेशनल फोकस वर्क होते हैं जो कि रूटीनली उनको करना पड़ता है। अब एक मैनेजर के अंदर में टीम भी तो होती है। अब अगर टीम है, तो टीम में कैसे एक वेरी पॉजिटिव स्पिरिट कैसे जागरूक की जाए, टीम को कैसे अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव की तरफ इन्वॉल्व किया जाए, उनके अंदर एक वर्क कल्चर कैसे जगाया जाए, उनके अंदर काम के प्रति जागरूकता और इंटरेस्ट कैसे जगाया जाए, उन्हें मोटिवेट कैसे किया जाए। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिकली लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज़ में ही आती है। अगर एक मैनेजर के पास ये गुण हैं या इन्होंने
इन गुणों को विकसित किया है तो उनमें लीडरशिप की भी क्वालिटी होती है। और अगर एक मैनेजर में लीडरशिप की क्वालिटी है तो उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाती है, यानी उनकी अचीवमेंट्स काफ़ी अच्छी होती है। तो ये जानना जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं। बट फिर भी मैनेजर की एक बाउंड्री होती है वर्क की, उससे बाहर वो नहीं जा सकते हैं। एक लिमिटेशन होती है, उनका कुछ सर्टेन कार्य क्षेत्र होता है, उनकी एक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव होती है, उनको एक टारगेट दिया जाता है, असाइनमेंट दी जाती है, वो किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल भी होते हैं। यानी उनका जो प्रबंधन या नियंत्रण, ये सारी चीज़ें कहिए तो ये मैनेजर्स के द्वारा होती है। लेकिन जहाँ तक लीडर की बात है तो आप देखेंगे लीडर की उनकी कोई बाउंड्री या लिमिट नहीं होती है, लिमिटेशंस उनके पास नहीं होती। उनकी भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन मैं अभी आऊँगा कुछ देर के बाद लीडरशिप में, तब हम लोग चर्चा करेंगे संक्षिप्त में। वैसे तो लीडरशिप या मैनेजमेंट आप सब जानते हैं कि इतनी विशाल विशाल सब्जेक्ट है कि इस पे तो घंटों दिनों तक डिस्कशन किया जा सकता है। लेकिन संक्षिप्त में और सरल भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो मैनेजर जो हैं नॉर्मली अपने सभी कामों को या अपने ऑफिस को या अपने डिपार्टमेंट को नियंत्रण में रखते हैं और नियंत्रण के साथ साथ उनका सही प्रबंधन भी करते हैं। जहाँ तक प्रबंधन की बात है तो मैनेजर्स को भी अपने सही प्रबंधन के लिए उन्हें प्लान करना पड़ता है, चीज़ों को संगठित करना पड़ता है, अपने साथ जो भी लोग उनके काम कर रहे हैं टीम में उन्हें मोटिवेट भी करना पड़ता है, और जो जिस लायक हैं उनके स्ट्रेंथ को देखते हुए उन्हें उत्तरदायित्व भी डेलीगेट करना पड़ता है। और डेलीगेट करने के साथ वो ये भी देखते हैं कि जो वर्क हो रहा है या जो परफॉर्मेंस आ रही है वो डाउन है या अप है, ज़्यादा हो रही है कम हो रही है, और उसे वो नियंत्रण में रखते हैं और कोशिश करते हैं और प्रयासरत रहते हैं कि उनका अचीवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी से अच्छी होती चली जाए। लेकिन ये सब होता कैसे, अगर उनके अंदर लीडरशिप एबिलिटी है तो। और लीडरशिप एबिलिटी होना बड़ा आवश्यक होता है परफॉर्मेंस के लिए, कि जैसा कि आप समझ रहे हैं कई बार ऐसा भी होता है कि मैनेजर्स को कई काम एक साथ भी करने पड़ते हैं। कई बार ऐसी समस्याएं या ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनको सारे काम एक साथ भी करने पड़ते हैं। कई बार ऐसे भी होते हैं कि मैनेजर्स एक काम को करते करते उसमें एक्सपर्टाइज भी डेवलप कर लेते हैं, यानी कि उसमें वो एक काफ़ी, मतलब कि उनके पास एक गज़ब का नॉलेज और एक्सपीरियंस हो जाता है, और उस पर्टिकुलर काम को करने में उन्हें कोई बहुत विशेष समय या विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह से मैनेजर्स भी कई काम करते हैं, और लेकिन उनकी, मैंने जैसा कहा कि उनकी एक सीमा होती है, वो सर्टेन नियम कानून रूल रेगुलेशंस में बंधे होते हैं, सर्टेन पॉलिसीज होती है, और जो भी कंपनी ने जो स्ट्रेटजी दिया है उनको इम्प्लीमेंट कराना भी उनका काम होता है, ताकि सभी लोग उस चीज़ को करें। कंपनी जो भी ऑफर्स देती हैं, प्लान देती है, स्ट्रेटजी देती है या रिवॉर्ड या इंसेंटिव के रूप में देती है, उन सब का भी आकलन करना और उसको भी इम्प्लीमेंट कराना मैनेजर का कार्य हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए एक, और वो साथ में एक वर्क एनवायरनमेंट भी क्रिएट करते हैं जो बड़ा कंजीनियल होना चाहिए, ताकि सभी लोग काफ़ी प्रफुल्लित होकर जॉब में इन्वॉल्व 100% हो जाते हैं और काम करते हैं। तो इस तरह से मैनेजर के भी कई सारे गुण होते हैं। और एक अच्छी मैनेजमेंट के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी अच्छे मैनेजर का सबसे पहला काम योजना बनाना होता है। जो ऑब्जेक्टिव मिला है उसे अचीव करने के लिए, जो टारगेट मिला है उसे अचीव करने के लिए उन्हें अपना और अपने टीम के लिए प्लान करना पड़ता है। और प्लान करने के बाद जो भी उनके अंडर में अलग अलग सेगमेंट्स हैं, चाहे वो प्रमोशन का सेगमेंट हो, अकाउंट का सेगमेंट हो, या वर्कर के सेगमेंट हो, डिस्ट्रीब्यूटर के सेगमेंट हो, फ्रेंचाइजी के हों, ये सारे चीज़ें जितने भी अलग अलग उनको संगठित करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज्ड करना पड़ेगा। और जब वो ऑर्गेनाइज्ड कर लेते हैं उसके बाद तीसरा स्टेप जो आता है उसमें होता है कि वो ये भी देखते हैं कि उनके टीम में या इन सारे विभागों में, इन सारे कार्य क्षेत्र में किस आदमी के पास कौन सा
स्ट्रेंथ है, और उस स्ट्रेंथ को वो यूटिलाइज करते हैं ताकि और इंटरेस्ट लेके वो पर्टिकुलर व्यक्ति काम कर सके और बहुत तेजी से परफॉर्मेंस आगे बढ़े। तो यानी कहने का मतलब कि मैनेजर के भी कई तरह के कार्य हैं, और अल्टीमेटली वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं कंपनी के अचीवमेंट में, कंपनी की परफॉर्मेंस में, अपना परफॉर्मेंस मच मच बेटर करके। तो इस तरह से एक मैनेजर में भी लीडरशिप की एबिलिटी होनी चाहिए। सिर्फ वो क्लैरिकल जॉब उनका नहीं है, क्लैरिकल जॉब के अलावा वो मैनेजर हैं, तो उनका काम सिर्फ ये मैनेज करने का मतलब, बहुत लोग कहते हैं मैनेज करते हैं, ये मैनेज करने का मतलब ऐसा नहीं है। मैंने अभी बताया कि सर्टेन पार्ट है और सर्टेन प्रोसेस है मैनेजमेंट का, जो हमने अभी आपको बताया कि उनको प्लान भी करना है, चीज़ों को संगठित भी करना है, उनको उनके एक्सपर्टाइज के हिसाब से उनको तरह तरह के अलग अलग असाइनमेंट भी देने हैं, मोटिवेशन भी करना है, और उत्साह दिलाने के साथ साथ चीज़ों को ये भी देखना है कि चीज़ें सही दिशा में जा रही है कि नहीं। तो इस तरह से मैनेजर के कई तरह के काम हैं, और इसके अतिरिक्त उनका डेली रूटीन ऑपरेशनल वर्क तो होता ही है, और ये भी देखना है कि वो कंपनी के बनाए हुए रूल रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज से भी बाहर ना जाए। तो एक तरह से ये उनके लिए एक लिमिटेशन भी होती है, और उनका कार्यक्षेत्र भी, परिसर भी जो है सो लिमिटेशन में होता है, सीमाबद्ध होता है जो उन्हें दिया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मैनेजर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैनेजर में मैनेजमेंट के साथ साथ लीडरशिप की अगर एबिलिटी है तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उत्पादक रूप से सफल मैनेजर होते हैं। तो ये जो है सो ये। अब आते हैं कि दूसरी चीज वो ये कि ये तो था कि संक्षिप्त रूप में मैंने कहा कि मैनेजर और लीडर में क्या क्या डिफरेंस है, लेकिन मैनेजर और लीडर के साथ साथ डिफरेंस जो है और क्या हो सकता है। ठीक है, अब ये क्या कि जैसे आप देखेंगे कि मैनेजर जो होते हैं उनको ये भी देखना है कि उनके रिसोर्स भी मैनेज करने पड़ते हैं। रिसोर्सेस मतलब जो साधन दिया गया है, जो साधन दिया गया है उसी साधन के, उतने ही साधन का सही उपयोग करके निर्धारित अचीवमेंट लाना, यानी कि परफॉर्मेंस को पूरा करना। तो रिसोर्स तो उनको, रिसोर्सेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसोर्सेस हम कहते हैं कि जो भी सुविधाएं और साधन दिए गए हैं कंपनी के द्वारा, उनको वो किस तरह से उपयोग करते हैं और उनको किस तरह से लागू करते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस यानी इफेक्टिव परफॉर्मेंस लाते हैं। इसके अलावा टीम बिल्डिंग भी उनकी एक बड़ी विशेषता होनी चाहिए, यानी कि टीम इस तरह से बनाए कि टीम के अंदर एक गजब का जुनून हो, जोश हो, और उनमें किसी तरह से एट एनी कॉस्ट परफॉर्म करने की क्षमता हो, और उनकी इच्छा शक्ति काफ़ी दृढ़ हो जाए और काफ़ी मोटिवेटेड रहे। टीम बिल्डिंग के अलावा और मैनेजर का तीसरा एक और जॉब है दोस्तों, वो है ट्रेनिंग। यानी कि एक मैनेजर को चाहिए कि अपनी टीम को वो किस तरह से ट्रेन करें, चाहे वो किसी प्रोडक्ट के बारे में हो, किसी प्लान के बारे में हो, किसी ऑफर्स के बारे में हो, या किसी स्ट्रेटेजी यानी जो कार्य करने के लिए जो तरीका लिया गया है उसकी बात हो। इन सब चीज़ों पे मैनेजर को अपने टीम को ट्रेंड भी करना पड़ता है। इससे ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि विधा होती है कि ट्रेनिंग के द्वारा डेवलपमेंट होता है, लोगों में मानसिक विकास होता है, उनके अंदर नॉलेज की पावर बढ़ती है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगता है, और वो नए नए स्किल्स, नए नए कौशल भी सीखते हैं ताकि वो अपने दिए गए क्षेत्र में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ला सकें। मैनेजर जो होते हैं, इतनी चीज़ों के अलावा एक और चीज़ है उनके अंदर जो कि उनको हमेशा माइंड एक चीज़ पे रहता है, वो है ग्रोथ, कि किस तरह से हम ग्रोथ दे सकें। मतलब हमने जो पिछले महीने किया इससे बेहतर इस बार करो, पिछले साल जो दिया उससे कई मल्टीफोल्ड गुना हम इस साल प्रोड्यूस कर सकें, इस साल प्रोडक्टिविटी दे सकें। तो ये ग्रोथ और अचीवमेंट, यानी कि उनका माइंड हमेशा एक टारगेट पे हमेशा रहता है कि ये टारगेट हमें किसी तरह से अचीव करना है ताकि ग्रोथ दे सकें, और ग्रोथ के अलावा एक बहुत ही अच्छी कंपनी को
टीम को भी बिल्ड कर सकें। और उसके लिए जैसे मैंने कई प्रोसेस बताए आपको, कम से कम कि मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं फिर कह रहा हूँ, वही प्लान करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, किसी को उनके कार्य क्षेत्र में उनके एक्सपर्टाइज को देखते हुए डेलीगेट करना, फिर मोटिवेट करते रहना, और परफॉर्मेंस को भी हमेशा चेक करते रहना कि किस तरह से प्लस और माइनस कैसे हो रहा है, किस चीज़ में हो रहा है, और उस हिसाब से वो फिर नए सिरे से फिर प्लान करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस तरह से ये मैनेजमेंट की प्रोसेस चलती रहती है। अब है क्या कि आते हैं कि भाई लीडर्स फिर क्या होता है। देखिए, लीडर में भी ये सारे गुण तो होने ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा मैं एक चीज़ कहूँगा कि बहुत बार लोग कहते हैं कि लीडर क्या, मतलब नेचुरल लीडर क्या, ऑलरेडी आदमी जन्मजात होता है या उसे बनाया जा सकता है। देखिए, 30% जो लीडर्स होते हैं, मैं कहूँगा कि 30% आप देखेंगे लोग ऐसे थे जो कि हेरिडिटरी आप कह सकते हैं, जिनका कि पॉलिटिकल या उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो लीडर काम कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड रहा हो, या उनके परिवार में कुछ लोग इस तरह के रहे हों और उन्होंने बचपन से इस चीज़ को देखते देखते सीखा है, डेवलप किया है। तो यानी आप कह सकते हैं कि 30% लोग में लीडरशिप इनहेरिट भी आती है, आनुवंशिक रूप से भी आती है। लेकिन बाकी सारे लोग जो हैं, वो जो लीडरशिप डेवलप करते हैं स्किल, दोस्तों, वो एक्सपीरियंस से आता है। वो जब कार्य क्षेत्र में बहुत 100% डेडिकेटेड डिवोटेड रहते हैं, 24/7 उनका माइंड जागरूक रहता है उस चीज़ के प्रति, उस काम के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति, या वो जो करना चाहते हैं। क्योंकि हर लीडर की, प्रत्येक लीडर की एक विजन होती है और मिशन होता है। तो वो अपने विजन के प्रति, विजन उनका क्या है कि विजन उनका आता है एक्सपीरियंस से, विजन उनके पास आती है एडुकेशन से, शिक्षा से। और विजन इस तरह से जो आती, हमेशा कुछ न कुछ नया क्रिएटिव सोचते रहते हैं। तो एक और वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं कि जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में दुनिया आगे क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, कौन बढ़ रहा है, इन सारी चीज़ों की का भी नॉलेज उनके पास होता है और आकलन करते रहते हैं। और ये सब वो करते हैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए। तो प्रत्येक लीडर जो होता है उसका एक मिशन होता है, और उस मिशन को पूरा करने के लिए उनके पास विजन्स भी होते हैं। तो ये चीज़ जो है, और लीडर्स में देखेंगे कि एक बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है कि वो लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा गुण होता है लीडर का। कई ऐसे लीडर, कई क्षेत्र में अगर आप जाएं, उनका इतिहास पढ़ें और उन्हें देखें और उनके कार्यकलापों को देखें, तो आप पाएंगे कि उनके अंदर किसी को इंस्पायर करने की बड़ी अद्भुत क्षमता होती है। और इंस्पायर कोई आदमी ऐसे नहीं हो जाता है। अगर आपने अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को डुबो के रखा है, आपने अपने कार्य क्षेत्र में जो भी जहां भी कार्य है उसमें आपने मत दिया, हर समय आप अपने मिशन के बारे में सोचते रहते हैं, और आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आते रहते हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं और डिवोटेड हैं, अपने मिशन के प्रति समर्पित हैं। तो इसको देखते हुए जो भी लीडर्स होते हैं, आप सब में से बहुत सारे लोग अपने आप को लीडर कहते हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या आप लोगों को, अपनी टीम को क्या इंस्पायर कर पा रहे हैं, गाइड कर पा रहे हैं। अगर आप इंस्पायर और गाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर लीडरशिप क्वालिटी या एबिलिटी नहीं है। क्योंकि कनेक्ट होना बहुत जरूरी होता है, और कनेक्ट होने के लिए ऐसा नहीं कि कुछ पोज करने की जरूरत है। जब आप उसमें डूबे रहेंगे तो लोग आपको खुद ही फॉलो करने लगते हैं। क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों को ट्रांसलेट करते हैं और जब आप बोलने लगते हैं, जब आप इन बातों पर बोलते हैं, तो लोगों को साफ परिलक्षित होता है कि इस व्यक्ति में गजब का एक्सपीरियंस है, और जो भी ये बोल रहे हैं बड़ा प्रैक्टिकल बोल रहे हैं। और उनका ध्यान रिसोर्सेस पे भी होता है। रिसोर्सेज का मतलब संसाधन, कि भाई हमारे पास कितना संसाधन है और हम एक लिमिटेड संसाधन को उपयोग करके हमें इतनी बड़ी ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करना है। ये एक बहुत बड़ी खासियत होती है जो अपने आप में एक बड़ा प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से पैदा कर लेते हैं, क्योंकि उनकी सोच अलग होती है। उनकी सोच ग्रोथ माइंडसेट की होती है, हर समय वो ग्रोथ ग्रोथ एंड ग्रोथ के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये फर्क हो जाता है लीडर में। लीडर आर वेरी मच एबल टू इंस्पायर एंड गाइड द पीपल।
ये बहुत बड़ी क्वालिटी हो जाती है, और वो ऐसी नहीं होती है। मैंने जैसा बताया, ये एक्सपीरियंस से होता है, एडुकेशन से होता है। लेकिन इसके साथ साथ जो उनका माइंडसेट होता है, वो कोई माइंडसेट डेवलप नहीं करते हैं। वो उनके अंदर से जो है ना, वो उन्होंने जो सोचा है, दिन रात जो अपने मिशन के बारे में सोचते हैं, कोई चीज को प्राप्त करना, किसी चीज को पूरा करना, उनका जो एक लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए वो तरह तरह के क्रिएटिव आइडियाज उनके अंदर आते हैं, और उनका एक विजन बनता है। और उनके विजन्स जो होते हैं वो कोई एक माइंडसेट का नहीं होता है, इट इज ए सेट ऑफ माइंडसेट्स। और फिक्स माइंडसेट तो होता ही नहीं, क्योंकि हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, तो कई तरह के माइंडसेट के सेट्स जो होते हैं वो उनके माइंड में होते हैं। और ये तरह तरह के जो माइंडसेट उन्होंने विकसित किया है, जो उन्हें प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है, उससे एक विजन तैयार होता है। और ये जो विजन तैयार होता है, ये विजन इस तरह का तैयार होता है कि इतना प्रैक्टिकल होता है कि एक टुगेदरनेस की फीलिंग ले आता है। यानी वो लोगों से बड़ी आसानी से जुड़ते चले जाते हैं, कनेक्ट होते चले जाते हैं, और एक विशाल टीम में ये तब्दील हो जाता है, जिसे आप टीम भी कह सकते हैं, फॉलोअर भी कह सकते हैं। इसके आप देखेंगे कि इसके लिए वो और क्या क्या करते हैं। वो सिर्फ इतना ही नहीं करते हैं, उनके जो कम्युनिकेशन होता है, उनका जो संवाद होता है, उनका संवाद लोगों के साथ, जो भी उनसे जुड़े हुए हैं, और जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं, उनके साथ एक तो उनका बड़ा ही रेगुलर यानी नियमित संवाद होता है, और साथ में ऐसा संवाद होता है जो जिसका एक अपना असर होता है। यानी आप कह सकते हैं कि उनका कम्युनिकेशन रेगुलर होता है, इफेक्टिव भी होता है। और इसीलिए आप देखेंगे जब वो मास को संबोधित करते हैं तो लोग उनकी तरफ बिल्कुल आकर्षित हो जाते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन सिर्फ नियमित रूप से ही वो नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ साइट होते हैं तो आउट ऑफ माइंड होते हैं। लेकिन एक लीडर अपने सारे लोगों के साथ हमेशा अवेलेबल होता है, किसी भी समय किसी भी जरूरत के हिसाब से वो अवेलेबल होता है, और लोग उस पर एक गजब का ट्रस्ट, एक कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। तो एक सफल लीडर के ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि उनका जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही रेगुलर होगा और बहुत ही असरदार होता है। इसलिए लोग उनकी बातों को बहुत ही गहराई से और गौर से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें अपने लीडर के ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होता है। क्योंकि बहुत ही जो भी बात करते हैं, वो जो भी बोलते हैं, वो बड़े प्रैक्टिकल होते हैं और जांचे परखे होते हैं, और बड़ा लॉजिकल होता है। तो बड़ी आसानी से लोग कन्विंस भी हो जाते हैं, चाहे उनसे जुड़े लोग हों या जो लोग उन्हें नहीं जानते हैं, जुड़ने वाले हैं, वो भी हो जाते हैं। ये लीडरशिप की एक एबिलिटी होती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसके अतिरिक्त उनके अंदर और कई तरह की क्वालिटीज का समावेश होता है। जैसे उनके अंदर आत्मविश्वास बड़ा गजब का होता है, क्योंकि नॉलेज वो दिन रात अपना बढ़ाते रहते हैं। उनकी एक्सपीरियंस दिन दूनी रात चौगुनी, तरह तरह के एक्सपीरियंस वो लेते रहते हैं। तो ये जो सारे एक्सपीरियंसेस उनके एक्सपर्टाइज को बना देते हैं। एक्सपर्टाइज बढ़ाने के साथ साथ वो एडुकेशन यानी कि अकेडमिक भी होते हैं, वो चीज़ों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, दूसरे लोगों की सुनते हैं, समझते हैं, और इस कारण से उनके जो वक्तव्य होते हैं वो बहुत ही आकर्षक होते हैं, और लोग उनसे बड़ा सम्मोहित होने लगते हैं। तो ये जो इफेक्टिव और रेगुलर कम्युनिकेशन बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि आप जब और वो जो बातें करते हैं, वो जब अपने फॉलोअर्स के साथ बातें करते हैं या जिन लोगों के साथ वो जुड़े हुए हैं, तो उस मिशन को पूरा करने के लिए वो जब बातें करते हैं तो लोगों को समझाने में बिल्कुल सफल हो जाते हैं कि उस मिशन को पूरा करने से उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा, उनके कैरियर में क्या बदलाव आएगा, उनके लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव आएगा, उनके इनकम में क्या बदलाव आएगा। ये सारी चीजें वो कनेक्ट करके बताते हैं और लोग विश्वास करते हैं। और जो भी वो बोलते हैं उनमें एक सच्चाई होती है। ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो बाद में वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो वो जो जो भी बोलते हैं उनमें एक सच्चाई होता है, एक अनुभव होता है। और दोस्तों, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का वातावरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और एक बहुत ही, चाहे वो इफेक्टिव मैनेजर हो या इफेक्टिव लीडर हो, अगर वो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में सफल हैं तो वो काफ़ी सफल माने जाते हैं किसी भी क्षेत्र में।
तो ये भी बड़ा आवश्यक है, और अकाउंटेबल भी होते हैं वो। जैसे मैनेजर्स में मैंने कहा कि सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए वो अकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के ऊपर बातें आती है कि भाई आपके ही कारण ये हुआ, अच्छा हुआ। और अगर किसी तरह की समस्या आती है तो ये भी कहा जाता है कि आपके कारण हुआ, तो इसका मतलब कि वो अकाउंटेबल भी होते हैं। तो लीडर्स को भी कई सारे फैसले ऐसे लेने पड़ते हैं जिसमें अकाउंटेबिलिटी उनकी होती है, और वो बड़े आत्मविश्वास के साथ अकाउंटेबल भी होते हैं कि अगर मैंने अच्छा किया तो मैं भी अकाउंटेबल हूँ, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो उसके लिए मैं अकाउंटेबल। तो ये एक कमाल की रिस्क लेने की भी क्षमता होती है। तो अकाउंटेबिलिटी भी उनके अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और देखेंगे कि एक लीडर्स में सिर्फ आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है, वो अपॉर्चुनिटी को भी देखते रहते हैं कि भाई कहाँ पे, अगर बिजनेस के क्षेत्र में है तो किस क्षेत्र में कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे गैप्स है, कहाँ पे तुरंत हमें लाभ लेना चाहिए, कहाँ हमारे कॉम्पिटिटर की क्या एक्टिविटी है। यानी अप टू डेट भी रहते हैं और अपॉर्चुनिटी को वो पहचानते हैं, और अपॉर्चुनिटी को देखते हुए उसी के हिसाब से वो डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि उनमें डिसीजन लेने की भी क्षमता होती है। दे आर एबल टू टेक इफेक्टिव डिसीजंस। और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ दे आर वेरी पॉजिटिव। जो लीडर्स होते हैं वो निगेटिव आप उनको नहीं पाएंगे। किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति से वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, नर्वस नहीं जल्दी होते हैं, और वो नए नए रास्ते सोचने लगते हैं, नए ऑप्शन से सोचने लगते हैं, और एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी वो विनर बनते हैं। तो यानी उनमें स्ट्रेस यानी मानसिक दबाव लेने की भी क्षमता हो जाती है, और वो तुरंत नहीं होती है। उन्होंने इस तरह के काम करते करते और इस तरह का सोच रखते रखते एक लीडर में इन सब चीज़ों का अपने आप विकास हो जाता है। उनमें ये क्वालिटीज अपने आप अवतरित हो जाती है, बॉर्न हो जाती है। तो मानसिक दबाव भी सहने की उनमें काफ़ी क्षमता आ जाती है, और उन्हें वो दबाव दबाव नहीं लगता है। वो उसे एक तरह से एंजॉय भी करते हैं चैलेंज के रूप में अपने काम के लिए, कि भाई काम है तो बैरियर भी तो आएंगे। तो जब आप इस चीज में नेचुरल रूप से जब लीडर्स इस चीज को लेने लगते हैं, क्योंकि वो नेचुरल लीडर है, उन्होंने अपने आप को पोज नहीं किया है कि मुझे तुम लीडर कहो, लोग उन्हें लीडर कहने लगते हैं। तो नेचुरल लीडर कभी किसी को ये नहीं करता है कि तुम मुझे लीडर कहो। उनमें ऐसे गुण खुद ही आ जाते हैं, उनकी कार्य क्षमता ऐसी हो जाती है और रिजल्ट ऐसे आने लगते हैं कि लोग अपने आप उनके फॉलोअर हो जाते हैं और उन्हें लीडर का नाम दे देते हैं। और अब लोग कहते हैं लीडर लीड करता है, लीडर लीड नहीं करता है। लीडर कुछ अपने कामों को इस तरह से वो करता रहता है अनवरत निस्वार्थ भाव से कि लोग उन्हें लीडर की संज्ञा दे देते हैं। तो ये जो है उनके अंदर ये भी गुण होते हैं। इंटीग्रिटी भी होती है। इंटीग्रिटी करता उन्हें देखेंगे क्या कि अनसेल्फिश होते हैं। जो नेचुरल लीडर होते हैं उनमें स्वार्थ की भावना नहीं होती, वो ज्यादातर लोगों के बारे में सोचते हैं, जो लोग उनसे जुड़े हैं उनके बारे में सोचते हैं, उनके जीवन को कितना खुशनुमा या सफल बनाया जाए, या उनकी सफलता कैसे हो, और जिसके सहायता से कंपनी यानी संस्थान की भी जो मिशन है वो किस तरह से पूरी होगी, वो बड़ा गजब का अलाइनमेंट रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। वो कभी भी एक तरफ उनका झुकाव नहीं होता है कि मैं सिर्फ अपनी कंपनी के मिशन के बारे में सोचूं या लीडर सिर्फ अपने मिशन के बारे में सोचे, ऐसा नहीं होता है। वो एक संतुलित विचार रखते हैं कि मिशन पूरा होने के साथ साथ उनके साथ जो इतने सारे फॉलोअर्स जो टीम है उनका भी बहुत ही समुचित विकास हो, और एक तरह से दोनों में वो अलाइनमेंट कैसे रखा जाए ये क्षमता भी वो रखते हैं। तो अनसेल्फिश होना बड़ा कठिन होता है। ज्यादातर लोग देखेंगे कि नहीं नहीं नहीं, लीडर उससे क्या है, सेल्फिश तो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अनसेल्फिशनेस की भावना उन्हें काफी ऊपर ले जाती है और उनके मिशन को पूरा करने में काफी योगदान देती है। उसके बाद उनमें करेज होता है, जैसा मैंने पहले ही कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी, क्रूसियल टाइम में भी उनमें एक डिसीजन लेने की एक क्षमता होती है, और वो जो है सो बड़े करेजियस होते हैं। ये करेजियस का मतलब अगर विपरीत दिशा में नदी की धारा हो और अगर उसमें कोई तैर के निकल जाता है तो ऐसे लोगों को कहा जाता है विनर। यानी कि एडवर्स सर्कमस्टांसेस, विपरीत परिस्थितियों में भी
वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी पॉजिटिव रह के, काफ़ी करेजियस होके, काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे तैरते हैं और आगे निकल जाते हैं, है ना दोस्तों। आखिर लीडर की तो विशेषता लीडर की तो होती ही है ना। टॉलरेंस भी उनमें बड़ा गजब का होता है, उनकी सहन शक्ति, जल्दी वो देखेंगे टेम्पर में नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा क्रोधित नहीं होंगे, और किसी चीज को, अगर कोई चीज उन्हें उद्वेलित भी कर रही है तो जल्दी दर्शाते नहीं है। यानी उनके अंदर गजब का पेशेंस भी होता है। ऐसा नहीं कि उन्हें गुस्सा नहीं आता, या ऐसा नहीं कि उन्हें अनोयंस नहीं होता, लेकिन अपने आप को तुरंत वो पॉजिटिव रूप में उसको परिवर्तित कर। तो ये सब लीडरशिप की एक पर्सनैलिटी होती है, और इसमें ये सारे, इस तरह के कई सारी क्वालिटीज, कई सारे गुण अपने आप विकसित हो जाती है, इसलिए कि वो 100% अपने मिशन के प्रति समर्पित हैं, और साथ में उनके साथ जितने लोग जुड़े हैं वो अपने टीम के प्रति भी समर्पित हैं। और निश्चित तौर पे जब ऐसा होता है तो वो अपना मिशन पूरा करने में बिल्कुल सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो इतने सारे गुणों से अभिभूत होता है लीडर, और जो कि उनके काम करने की शैली से, एक्सपीरियंस से और निस्वार्थ भाव से अपने कार्य क्षेत्र में काम को करते रहने की प्रवृत्ति से ही डेवलप होती है। तो दोस्तों ये था। अब अगर हम लीडरशिप पे आए, ये तो मैंने बड़ी संक्षिप्त में लीडर्स के बारे में हम लोगों ने बात की, लेकिन लीडरशिप भी क्वालिटी है। देखिए, अगर आप मैनेजमेंट की थ्योरी में जाएंगे तो कई तरह की थ्योरीज हैं, कई अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह की थ्योरी विकसित की है, लेकिन ये थ्योरीज भी प्रैक्टिस से ही आती है। आप सब लोग जानते होंगे कि लीडरशिप की कई क्वालिटी होती है, कई स्टाइल होती है। एक स्टाइल बड़ा लोग नाम लेते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ये जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल होता है, ये क्या होता है? देखिए, ऑटोक्रेटिक स्टाइल की लीडरशिप जो होती है उसके भी एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी। लेकिन जो ये जो स्टाइल होता है, ये बड़ा ही क्रूशियल टाइम में क्विक डिसीजन के लिए ये लीडरशिप स्टाइल अपनाई जाती है। यानी कि तुरंत कोई डिसीजन लेना हो, समय नहीं है कि और लोगों के पास जाया जाए और किसी से विचार किया जाए, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही लिमिटेड टाइम उनके पास होता है, और सरकमस्टांसेस कुछ क्रूशियल होती है, डिसीजन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे टाइम में लीडर ऑटोक्रेटिक होते हैं, या मैनेजर्स जिनमें लीडरशिप एबिलिटी है वो भी इस तरह की स्टाइल को अपनाते हैं, यानी क्विक डिसीजंस के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि वो किसी से डिसीजन लेने के समय इतना टाइम नहीं होता है कि दूसरे लोगों से वो इनपुट ले सके या आइडियाज ले सकें। तो आइडियाज का अभाव होता है, लोग उसमें उस समय दूसरे लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं डिसीजंस लेने के समय, उनका अपना डिसीजन होता है। तो ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल है कि उसमें वो किसी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, किसी चीज़ को स्टडी नहीं करते हैं, बस उनका अपना एक क्विक डिसीजन होता है, जिसके कारण कि भाई ये जो भी क्रूशियल समय इस तरह का है वो कैसे दूर हो जाए, टाइम खत्म हो जाए। ठीक है। तो इसके अलावा अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि चूंकि इसमें एक ही व्यक्ति खुद ही डिसीजन ले रहा है जो लीडर है, तो चूंकि दूसरे लोग इन्वॉल्व नहीं है, टीम इन्वॉल्व नहीं है, तो एक तो आइडियाज की बड़ी कमी हो जाती है। इनपुट्स, यानी जो इंफॉर्मेशन हर जगह से चाहिए डिसीजन लेने के लिए, वो नहीं मिल पाएगा। और जब कोई ले लेते हैं, उस डिसीजन लेने के कारण बहुत सारे टीम के लोगों में एक कॉम्प्लेक्स की भी भावना डेवलप करती है, और डिमोटेड भी फील कर सकते हैं कि भाई हमारी राय नहीं ली गई और अपने आप ये डिसीजन ले लिया गया। इन्हें इसे बड़ा एग्रेसिव डिसीजंस कह सकते हैं आप। और इसमें खास करके टीम बिल्डिंग या मोटिवेशन का अभाव होता है, इनपुट्स का अभाव होता है, आइडियाज़ नहीं मिल पाते हैं और टाइम की कमी होती है, इसलिए दूसरे लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं इस डिसीजन को लेने में। तो ये जो डिसीजंस है, इस तरह की स्टाइल ऑटोक्रेटिक मानी जाती है, जिसमें हम दूसरों के विचारों का ध्यान नहीं रखते हैं, जो हम सोचते हैं एज ए लीडर हम उसे सीधा लागू कर देते हैं।
तो ये ओवरऑल सेल्फ अपना ही डिसीजंस लीडर का होता है। कभी कभी ये डिसीजन आवश्यक भी हो जाता है, क्योंकि उस समय की कमी होती है, तो उस समय ऑटोक्रेटिक स्टाइल अच्छा माना जाता है। दूसरा स्टाइल क्या है कि इसके और ऑटोक्रेटिक होने के और क्या क्या डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का मतलब उसके नुकसान क्या हो सकते हैं। जब कोई डिसीजंस ऑटोक्रेटिक स्टाइल से लागू होता है तो टीम बड़ा स्ट्रेन फील करती है। मैंने उन्हें एक अलग तरह का तनाव लगता है कि ये क्या हो गया। उनके अंदर एक रेजिस्टेंस की भावना डेवलप करती है, एक स्ट्रेन डेवलप। तो अगर आप लीडर हैं तो आप हर समय इस स्टाइल को मेरे समझ में नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि हमें काम अपने टीम से लेना होता है। और अगर टीम स्ट्रेनस फील करेगा, डिमोटिवेटेड फील करेगा, तो फिर परफॉर्मेंस नहीं आएगी। इसलिए बड़ा सोच समझ के किस समय किस तरह का डिसीजन, किस तरह के स्टाइल लीडरशिप की अपनानी चाहिए, ये आप अपने कॉमन सेंस से भी ले सकते हैं और आप अपने अनुभव से भी ले सकते हैं। इसके अलावा सहयोगात्मक यानी कि कोलैबोरेटेड जो एटीट्यूड यानी रवैया होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि हम दूसरे लोगों से इस डिसीजन को लेने में सहयोग नहीं लिया हमने, और आइडियाज की भी कमी हो जाती है। और इस स्टाइल का एक डिसएडवांटेज और है कि आप देखेंगे कि अगर ऑटोक्रेटिक स्टाइल से हमने कोई डिसीजन लिया है, तो इस स्टाइल के मैनेजमेंट का एक और डिसएडवांटेज है कि जो हमारी टीम है या हमारे जो साथ जुड़े हुए सारे लोग हैं, उन्हें ऐसा एक आभास होने लगता है कि जैसे हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया जा रहा है, हमारे ऊपर अविश्वास किया जा रहा है। वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि चूंकि स्थिति क्रूशियल थी, इसलिए लीडर ने इस तरह का डिसीजन लिया है, अपने आप लिया। लेकिन लोगों में ये फीलिंग आ सकती है कि भाई हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। ये डिमोटिवेटेड हो जाता है और एक टीम के वर्क में भी, वर्क प्रोसेस में भी या वर्क एफर्ट में भी गिरावट ला सकती है। तो ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट के डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब दूसरा आते हैं जो कि एक और स्टाइल होता है जो कि आप देखेंगे कि लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। दोस्तों, दूसरी जो स्टाइल लीडरशिप की है उसे ब्यूरोक्रेटिक नाम से जानते हैं। देखिए, ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल जो लीडरशिप की है उसमें क्या होता है कि एक ही वर्क को लोग रेगुलर रूप से करते रहते हैं। नियमित रूप से एक ही काम एक ही तरह से करने से उनके अंदर एक एक्सपर्टाइज डेवलप हो जाता है। इसलिए आप सर्टेन लीडर को देखेंगे कि वो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टाइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को बड़ा ही रेगुलर और रिपीटेडली किया है। तीसरा जो इफेक्टिव लीडरशिप की एक अलग स्टाइल है उसे हम पार्टिसिपेटिव कहते हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक स्टाइल इसको कहते हैं। पार्टिसिपेटिव का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल ही ऑटोक्रेटिक से अपोजिट होता है। यानी कि इसमें डिसीजन लेने की जो प्रक्रिया होती है लीडर की, इसमें कई लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, अपनी टीम को इन्वॉल्व करते हैं, अपने फॉलोअर्स को इन्वॉल्व करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लोगों से आइडियाज़ लेते हैं, और इनपुट्स इनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाती है, और फिर उस बेसिस पे लीडर अपना डिसीजन लेता है। दूसरी चीज़ कि इससे टीम के अंदर भी एक फीलिंग आती है कि भाई हमारा लीडर या हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे बारे में सोचती है और हमें एक वैल्यू देती है, इसलिए हमारा भी ओपिनियन और सजेशन मांगा जाता है, भले वो लागू हो ना हो। लेकिन ये एक कह सकते हैं कि एक तरह से बड़ा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव तो टीम के ऊपर डालता है। तीसरी चीज ये है कि वो अपने आप को, उनके अंदर एक कंपनी के लिए समर्पण की भावना भी टीम के अंदर जगती है कि टीम हमारा इतना महत्व हमारे लीडर्स देते हैं या हमारी कंपनी देती है, जिसमें कि ये झलकता है कि मैं भी कंपनी का एक पार्ट हूँ, या अपने लीडर्स के बारे में वो समझते हैं कि हमारे लीडर की जो मिशन है उसको पूरा करने में मेरा भी एक बड़ा महत्व है। तो ये पार्टिसिपेटिव स्टाइल जो है डिसीजंस लेने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ये टीम को मोटिवेट भी रखता है, काफ़ी वो मोटिवेटेड हो जाते हैं इससे,
क्योंकि देखिए मोटिवेशन सिर्फ एक ही तरह की नीड नहीं होती है। मैं मोटिवेशन पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मोटिवेशन की एक नीड नहीं होती है, कई हर व्यक्ति के अलग अलग नीड होते हैं। और हर व्यक्ति एक अपनी आइडेंटिटी चाहता है, अपना इम्पोर्टेंस चाहता है। अगर वो आइडेंटिटी और इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है तो आदमी वहाँ निराश हो जाता है और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो इसको दूर करने के लिए ये जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, ये बड़ा बेहतरीन माना जाता है, पार्टिसिपेटिव स्टाइल है। तरह तरह के आइडियाज़ भी नज़र आते हैं, क्योंकि कई तरह के लोग जुड़े हुए हैं टीम के साथ, तो वो वेराइटीज़ ऑफ आइडियाज़ भी देते हैं। कई कई बार ऐसे क्रिएटिव आइडिया भी सामने आते हैं जो कि लीडर के माइंड में भी हो सकता है, उस समय ना हो। तो ये एक बहुत ही, आप समझ सकते हैं, बड़ा ही फ्रूटफुल स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट होता है। तीसरी स्टाइल जो होती है उसे हम ट्रांजैक्शनल कहते हैं। बहुत सारे लोग ट्रांजैक्शनल लीडरशिप को अपनाते हैं। इस स्टाइल में क्या होता है, बड़ा क्लियर कम्युनिकेशन होता है कि भाई अकाउंटेबल बना दी जाती है, यानी टीम के जो हर सदस्य हैं या फॉलोअर्स हैं सभी अकाउंटेबल हो जाते हैं। और ये क्लियर कट परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है कि अगर आपका परफॉर्मेंस ये रहा तो ये रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आपका परफॉर्मेंस ये रहा तो ये रिवॉर्ड मिलेगा। यानी कि रिवॉर्ड जो होता है या पनिशमेंट जो होता है वो उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है। इसमें फ़ायदा ये है कि बड़ा क्लियर कम्युनिकेशन होता है। हर व्यक्ति के दिमाग में बिल्कुल साफ होता है कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे क्या मिलना है, मेरी अचीवमेंट अगर ये होगी तो मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर मैं नहीं कर पाया तो मुझे किस रूप में पेनलाइज किया जाएगा। तो ये बड़ा ही क्लियर ओपन कम्युनिकेशन होता है, और कई बार लीडर सिचुएशन के हिसाब से इस स्टाइल को भी लागू करते हैं, और ये भी बड़ा, समझिए, फ्रूटफुल टाइप ऑफ स्टाइल है। इसमें दोनों पार्ट, यानी डिसीजन लेने वाला और साथ में लागू करने के बाद जिन्हें लागू करना है, दोनों में एक बहुत ही संतुलित कम्युनिकेशन संवाद होता है, और एक क्लैरिटी रहती है कि किस परफॉर्मेंस से क्या मिलेगा एंड हु इज, कौन अकाउंटेबल है। तो ये क्लियर कट ट्रांजैक्शनल स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। अब देखिए, इतने सारे जो आप देख रहे हैं तरीका लीडरशिप के, अलग अलग स्टाइल, अलग अलग सोच, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक लीडर एक ही तरह के स्टाइल को अपनाता है। ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्टाइल को अपनाने की बाध्यता होती है। यानी किस समय हम ऑटोक्रेटिक हो जाएं, किस समय हम पार्टिसिपेटिव हो जाएं, किस समय हम ट्रांजैक्शनल रहे, किस टीम के साथ किस तरह की बात हो, किस व्यक्ति के साथ किस तरह की स्टाइल काम आएगी, ये सोचना पड़ता है। और ये सारी चीज सिचुएशंस को देखते हुए करने पड़ते हैं। एक और स्टाइल कहेंगे, स्टाइल आप कह सकते हैं, एक अलग तरह की कला आप कह सकते हैं, विधि कह सकते हैं। उसका नाम है, जो एक और स्टाइल है, बहुत लोग उसको लेजर फॉरे के नाम से जानते हैं। ये जो लेजर फॉरे स्टाइल है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो फॉलोअर लीडर के होते हैं, उनकी सोच थोड़ी कन्फ्लिक्ट वाली हो जाती है। क्यों सोच हो जाती है कि टीम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है, सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट, यानी उनका इंटरेस्ट लीडर के इंटरेस्ट से नहीं जुड़ा हुआ है, उनका इंटरेस्ट कंपनी के इंटरेस्ट से भी नहीं जुड़ा हुआ है। उनका इंटरेस्ट सिर्फ अपने आप से जुड़ा हुआ रहता है कि मेरा इंटरेस्ट किसी तरह से पूरा होता रहे। नतीजा ये होता है कि इस से लीडर और उस पर्टिकुलर टीम या उस व्यक्ति के बीच में, या कंपनी या उस लीडर या टीम के बीच में एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, और ये कन्फ्लिक्ट फिर मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि और ऐसा देखा जाता है कि कई बार टीम में ऐसे व्यक्ति भी काम कर रहे होते हैं जिनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है, और उसी को ज़्यादा प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता देते हैं। नतीजा, कंपनी ने या लीडर ने जो अपना एक विजन रखा है या एक मिशन निर्धारित किया है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। और ऑब्वियस है कि जब दो आदमी के दो विचार हो जाएंगे, विपरीत विचार, तो कन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। तो उसे भी दूर करने की उस समय आवश्यकता होती है। इसलिए इस पर्टिकुलर स्टाइल को लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं, और देखते रहते हैं कि इस तरह की अगर कोई बात है तो वो तुरंत उसका
निदान कर लेते हैं ताकि टीम में और कोई चीज इस तरह की नहीं फैले। इसके अलावा जो है एक और बड़ा अद्भुत स्टाइल है, उसे आप नेचुरल कह सकते हैं। और ये मैं नहीं कहूँगा कि उन्हें बाय बॉर्न मिला है, इसलिए कि उन्होंने अपने कैरियर में या काम करते करते इस तरह की नेचुरल लीडरशिप डेवलप कर ली है। नेचुरल लीडरशिप मतलब वो करिश्मेटिक हो गए। बहुत सारे पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी आपने सुना होगा कि करिश्मेटिक लीडर थे या हैं। भाई करिश्मा करिश्मा उनमें होता है। ये जो करिश्मा उनमें होता है उनमें कई तरह के गुणों के कारण होता है दोस्तों। ऑब्वियसली नॉलेज तो भरपूर होता है उनके पास, जिस क्षेत्र में वो कार्यरत हैं और जो मिशन उन्होंने सामने में रखा हुआ है और जो विजन उनकी है, उन सारे विजनों के प्रति उनकी गजब की नॉलेज होती है। इसके अतिरिक्त उनका वर्षों का अनुभव, एक्सपीरियंसेस, सक्सेस का या फेल्योर का, ये भी उनके साथ जुड़ा हुआ रहता है। अध्ययन भी वो पूरा कर चुके होते हैं और उन्होंने एक एक्सपर्टाइज भी डेवलप कर चुकी होती है। इसलिए जब वो इतने नेचुरल होते हैं कि जब भी वो किसी से फिर कम्युनिकेट करने लगते हैं तो उनके अंदर एक चार्म होता है, आकर्षण होता है। मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, उनकी वाक कला कमाल की होती है। उनके एक एक शब्द किस पे जोर पड़ना चाहिए, किस पे नहीं, वो उन्हें पता होता है। उनके जो फॉलोअर्स हैं वो क्या चाहते हैं वो बखूबी समझते हैं, लेकिन वो निस्वार्थ भाव से, चूंकि उनकी भी, मैंने कहा कि उनके भी भावों को समझते हुए अपने संस्थान की जो प्राथमिकताएं हैं या मिशन है, इन दोनों में एक संतुलन बना के वो रखने की कला उनके पास काफी होती है। कॉन्फिडेंस उनमें अभूतपूर्व होता है। ऑब्वियस है, नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस होगा ही, एक्सपीरियंसेस है तो कॉन्फिडेंस तो होगा ही। और साथ में उनकी एबिलिटी टू कम्युनिकेट, यानी संवाद करने की शैली उनकी बहुत ही गजब की होती है। यानी जहां भी जाके वो जिस भी टीम को संबोधित करते हैं वो उनकी भाषा में बात करते हैं, या इसलिए इस तरह की बातें करते हैं कि ताकि उनकी बातें उन्हें समझ में आ सके। तो वहां जहां भी जाते हैं और जिस क्षेत्र में जैसी भाषा होनी चाहिए उस तरह की भाषा भी वो उपयोग करते हैं। ये भी उनके अंदर एक गजब का गुण होता है और वो जानते हैं इससे संवाद जो है, कम्युनिकेशन बड़ा ही कनेक्ट कर देता है। और जब कनेक्ट लीडर हो जाता है अपने फॉलोअर से तो ऑब्वियस है कि उनकी सारी बातों को वो मानते हैं। और अपने कम्युनिकेशन के दौरान मैंने जैसा कहा कि उनके अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी होती है, यानी कि एक असर डालता है। जो असर वो डालना चाहते हैं, जो असर वो डालना चाहते हैं वो असर डालने में सफल हो जाते हैं। और उनके अंदर चूंकि एक क्रिएटिविटी भी होती है, नए नए आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज उनके पास आते रहते हैं। वो दिन रात सोचते रहते हैं, तरह तरह के आइडियाज उनके पास आते हैं और वो हर आइडिया का आकलन करते हैं कि भाई ये हमारे मिशन को पूरा करने में, हमारे टीम को और ज्यादा प्रोग्रेसिव करने में कितना उचित होगा, नहीं होगा। ये बड़ा ही बैलेंस्ड अप्रोच उनके माइंड में होता है अपने या अपने संस्थान के मिशन के लिए भी, दैट इज लीडरशिप। तो जब इस तरह की भावना हो जाती है तो भैया वो, मैंने जैसे पहले कहा कि इतनी सारी क्वालिटी जब लीडर्स में एक समाहित हो जाए तो भाई वो तो आकर्षण का क्षेत्र हो ही जाएंगे। और उनके अंदर जो इतनी सारी विधाओं के साथ साथ तीन जो खास करके जो उनके गुण होते हैं, एबिलिटी टू इंस्पायर। भाई हर आदमी लोगों को इंस्पायर नहीं कर पाता है। कितना भी बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज होती है वो इंस्पायर नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कम्युनिकेट करने की एबिलिटी नहीं होती। लेकिन एक जो नेचुरल लीडर होता है उसमें ये तीन चीजें दोस्तों तो मस्ट है कि वो इंस्पायर करते हैं लोगों को। और इंस्पायर करने के साथ साथ कम्युनिकेशन की स्किल जो होती है, इंस्पायर करने के साथ साथ उनमें तो पहला चीज कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा इंस्पायर करना और एक गजब की सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये तीन चीजें जो होती है उन्हें बड़ा ही चार्मिंग बना देती है और वो बड़े लॉजिकल होते हैं, कन्विंसिंग होते हैं और जो वो लोगों को बताना चाहते हैं या टीम को बताना चाहते हैं लोग उससे कन्विंस भी हो जाते हैं। इंस्पायर करने के साथ साथ भाई ठीक है, संवाद करने की भी कला तो होती है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज होनी चाहिए। वो है कि जो काम वो कराना चाहते हैं या करना चाहते हैं या चाहते हैं कि अगला आदमी उसे कर दे,
तो उनमें एक बड़ा परसुएसिवनेस स्किल होता है, वो परसुएड कर सकते हैं। परसुएड करने का मतलब आपके ऊपर जोर डाल सकते हैं, लेकिन वो जोर ऐसा होता है कि अगले आदमी को तकलीफ नहीं होती है, अगले आदमी को प्रेशर नहीं फील होता है, अगले आदमी को स्ट्रेन नहीं फील होता है, आप अगली टीम को कोई इस तरह की फीलिंग नहीं आती है कि हमें थोपा जा रहा है। एक परसुएसिवनेस में एक रिक्वेस्ट भी होता है, एक इंसिस्ट भी करना पड़ता है, और एक तरह का आप दबाव कह सकते हैं, जो दबाव बड़ा ही इफेक्टिव होता है और जिससे कोई किसी तरह का मानसिक स्ट्रेस आदमी या टीम फील नहीं करती। तो ये जो तीन कला है, खास करके एक नेचुरल लीडर की, जो मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक तो उनमें किसी को इंस्पायर कर देते हैं, मत सोचने लगता है व्यक्ति कि मुझे अब ये करना है। दूसरा चीज, इन्हें मोटिवेट कर देते हैं, हाईली मोटिवेट कर देते हैं। दूसरा, उनमें एबिलिटी टू कम्युनिकेट, मैंने कहा कि वो व्यक्ति को देखते हुए या टीम को देखते हुए और उस कार्य क्षेत्र को देखते हुए उनकी संवाद शैली भी उसी तरह की, और जिसमें संस्थान का भी नीड छुपा रहता है और टीम की भी नीड छुपी रहती है, और उसे वो व्यक्त कर देते हैं। और तीसरी चीज परसुएसिवनेस, मतलब एक इस तरह का बड़ा ही कह सकते हैं पॉजिटिव दबाव, जो आदमी दबाव फील नहीं करता लेकिन वो दबाव होता है, और आदमी उस काम को बड़ी खुशी के साथ करने के लिए दौड़ पड़ता है। तो दोस्तों, ये तीन चीजें जो हैं, ये क्या देती हैं व्यक्ति को, लीडर को विजन देती है, और जब विजन देती है तो परफॉर्मेंस आता है। तो ये आप देखेंगे कि इतनी तरह की, वैसे तो कई तरह के कहा जाता है, बहुत सारे स्टाइल है मैनेजमेंट लीडरशिप के, लेकिन अभी जो मैंने कुछ तरीके बताए, ये कोई एक व्यक्ति या एक लीडर एक तरह के स्टाइल को नहीं अपनाता है, सिचुएशनल होता है। परिस्थिति और स्थिति को देखते हुए किस तरह के स्टाइल किस टीम के साथ, किस व्यक्ति के साथ, कहाँ, किस कस्टमर के साथ लगाया जाए, तो ये लीडरशिप की अपनी एबिलिटी होती है। तो ये कंप्लीटली सिचुएशनल है, लेकिन किसका ज़्यादा उपयोग करें, किसका कम करें, तो जैसा कि ये स्टडीज बताती है कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट क्रूशियल टाइम में डिसीजन लेने में काफ़ी प्रभावी माना जाता है, लेकिन डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव स्टाइल जो होती है, वो एक टीम के माध्यम से चलती है, और वो काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है, टीम बिल्डिंग और मोटिवेशन में काफ़ी हेल्प करता है। तो इस तरह से कई स्टाइल्स हैं, और पार्टिसिपेटिव स्टाइल भी आपने देखा, जिसमें कि बड़ा क्लियर एक्सचेंज होता है कि व्हाट यू विल गिव एंड व्हाट आई विल गिव यू, क्या रिजल्ट आएगा और उसमें क्या रिवॉर्ड मिलेगा या क्या पनिशमेंट मिलेगा, बड़ा क्लैरिटी रहता है टीम और लीडर के बीच में, या संस्थान या और कार्य क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनके बीच में। और जो करिश्मेटिक है, वो तो भाई बड़ा ही कमाल का चीज़ है। अगर ये करिश्मा किसी लीडर में है कि उसके अंदर एक गजब का चार्म है, उसके अंदर नॉलेज है, उसके अंदर एक्सपीरियंस है, उसके अंदर स्टेमिना है, उसकी बातों में एक कमाल की खूबसूरती है, वो किस शब्द का उपयोग कितने जोर के साथ कहाँ किया जाए, और जहाँ भी वो जाते हैं पर्टिकुलरली उस क्षेत्र की भाषा को कैच करते हैं, वहाँ की माइंड सेट को कैच करते हैं, अपने टीम के हर व्यक्ति के माइंड सेट को समझते हैं, उनकी नीड को समझते हैं, और एम्पैथेटिक भी होते हैं। यानी उन्हें मालूम है कि अगला व्यक्ति जो मेरे साथ बात कर रहा है वो किस स्थिति में है, ये टीम मेरी किस स्थिति में है, या ये व्यक्ति किस स्थिति में है, ये भी समझने की उनमें बड़ा अद्भुत क्षमता होती है, और उसी के अनुरूप वो अपना व्यवहार करते हैं, और टीम बड़ा ही सुसंगठित होता है, और प्रोडक्टिव ही नहीं बल्कि इफेक्टिव परफॉर्मेंस आती है। तो थैंक यू वेरी मच। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने संक्षिप्त में इस चीज़ को सुना होगा, अगर आप की और कोई राय है तो आप निश्चित रूप से शेयर करें, लेकिन उम्मीद है कि हम और आप मिलकर ऐसे ही लीडरशिप के स्टाइल को अपनाएं कि भाई आप सब लीडर्स हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप में से अनेकों करिश्मेटिक लीडर हैं। तो करिश्मा बनाए रहें, करिश्मेटिक बनते रहिए, और अभूतपूर्व रिजल्ट लाने में आपका योगदान संस्थान के लिए बहुत ही उपयोगी है, हम सब के लिए। धन्यवाद।